Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, एलएलपी एक्ट के अंदर हम लोगों ने मेनली इंट्रो पार्ट में, सर पहले तो एलएलपी है क्या, एलएलपी की नीड क्यों अराइज हुई, जो 2008 में एक नया कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल आपको प्रोवाइड किया गया, उसका बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव, क्लियर, कि जिसमें ना तो प्योरली कंपनी होगी ना ही प्योरली पार्टनरशिप होगी, बट बेसिकली इन दोनों का एक मिक्सचर होगा, क्लियर। सो हाइब्रिड जो वर्ड यूज किया गया था एलएलपी के अंदर कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने आप में क्या एक हाइब्रिड है, उस हाइब्रिड के होने का कारण था कि पार्टनरशिप जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होना, कि बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट आप अपने रूल्स रेगुलेशंस ड्यूटीज पावर राइट्स आपस में क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर। नहीं भी डिसाइड करोगे तो हमारे शेड्यूल 1 में, क्लियर, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने डिसाइड तो करना ही करना है। अदरवाइज कंपनी का जो बेनिफिट आपको मिला, कंपनी का बेनिफिट मिला सर, पहली बात नो म्यूचुअल एजेंसी होने का, जिसके कारण आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिट। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड क्या रीड आउट किया था कि सर यहाँ पे ना आप सिर्फ और सिर्फ किसके एजेंट हैं, एलएलपी के एजेंट हैं, ना कि किसी दूसरे पार्टनर। इसीलिए किसी भी दूसरे पार्टनर के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके द्वारा किया गया ही एक्ट आपको क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है, बट किसी दूसरे की कोई मिसकंडक्ट, कोई गलती आपके ऊपर नहीं आएगी, एंड यू विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्स टू मैक्स योर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने किया होगा मैक्सिमम आपके ऊपर उतनी ही लायबिलिटी आएगी। दैट मींस कोई पर्सनल ब्रिंगिंग नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको अपने घर बार से नहीं लेकर आनी होगी, क्लियर। सो वही एडवांटेजेस के साथ आज नेक्स्ट ऑन जो मेन टॉपिक्स हैं, काफी तो इजी पार्ट पे चलेंगे। सो स्पीड मेरी वैसी ही बनी रहेगी, क्लियर। जहां भी आपको डाउट मिले, कोई पॉइंट ना समझ आए, या तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा या आप साथ के साथ उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म। हाँ जी, एलएलपी फॉर्म इज अ form of business model which is organized and operates on the basis of ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। वो तो हमने पढ़ा ही था कि सर यहाँ पे आपका क्या बनाया जाता है, एक एलएलपी एग्रीमेंट, जिसे आप उस दिन लास्ट पूछ रहे थे कि सर इनके केस में क्या एग्रीमेंट होगा ही होगा। यस, बाय डिफॉल्ट, क्लियर। जब भी आपकी इनकॉर्पोरेशन होगी, इनकॉर्पोरेशन होते ही आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाकर आरओसी के पास क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो राइटिंग में ये एग्रीमेंट तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग, क्या लिखा हुआ है, डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल। क्योंकि सर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस नहीं है जैसे कंपनी के ऊपर होते हैं। वेरी फ्यू कंप्लायंसेस आपके एलएलपी के ऊपर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। देखो सर, एनुअल फाइलिंग में तो आपने बताया ही था, एनुअल फाइलिंग में गिनती के दो फॉर्म जाने हैं, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 11। वो तो जब फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का टॉपिक आएगा वहां पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से एनुअली आपको फाइल करने पड़ेंगे। बाकी रही बात, तुम कभी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे, कभी नाम चेंज करोगे, कोई पार्टनर आना जाना होगा, तो नेचुरली वो फिर नोटिस तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वो तो कंपनी के केस में भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा जो बेसिकली रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन कर रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वो तो बाय डिफॉल्ट नोटिस देना लेना वो तो ऑटोमेटिकली चलेगा ही चलेगा। आगे चलिए सर, इजी टू फॉर्म, कोई बहुत बड़ा अपने आप में प्रैक्टिकलिटी नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है, बड़े इजीली आपके कुछ एक दो फॉर्म्स फाइल होंगे, वेरियस प्रिस्क्राइब्ड फीस आपको क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी, और आप अपनी एलएलपी क्या करवा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल पार्टनर्स इंजॉय, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड इजी टू डिसॉल्व। वो तो हमने कल पढ़ ही लिया सर। जिसकी पैदाइश भी किसके द्वारा है, लॉ के द्वारा, तो उसका नेचुरली सर जो मतलब वाइंडिंग अप है, डिसोल्यूशन है, वो भी किसके द्वारा होगा, बाय लॉ। क्योंकि है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज यू यूज द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड, इनको बनाया गया, क्लियर। ये ऑटोमेटिकली नहीं बनी बाय बर्थ, इनको बनाया गया है बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट द मोटिव मस्ट बी क्या होना चाहिए, द प्रॉफिट मोटिव, द बिजनेस, क्लियर। विदाउट बिजनेस मोटिव आप कभी भी कोई एलएलपी नहीं बना पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर चैरिटेबल पर्पस, नो, नॉट अलाउड। आगे सर, पार्टनर के बारे में हमें बात हुई थी, हमें यह बताया गया था कि पार्टनर कम से कम कितने होने चाहिए, दो, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट,
एंड एक अलग पोस्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो भी कम से कम कितने होने चाहिए? 2। बट और वो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा कौन होंगे? इंडिविजुअल्स ही होंगे, इंडिविजुअल्स ही होंगे। बॉडी कॉर्पोरेट कभी डीपी नहीं बन पाए। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वैसे भी कौन सा डायरेक्टली एक्ट करती है? बॉडी कॉर्पोरेट का नेक्स्ट आगे कोई नॉमिनी तो होगा, रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, वो तो इंडिविजुअल है, उसको बना दो। हाँ तभी तो कह रहा हूं ना, बॉडी एक्स लिमिटेड डीपी बन नहीं सकती। एक्स लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव वो तो इंडिविजुअल है ना, वो डीपी बन जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स लिमिटेड खुद थोड़ी एक्ट करेगी। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड मिलकर यहां पे आ गई किसके साथ? एलएलपी बनाने के लिए। क्या वो पार्टनर बन सकती हैं? यस, क्योंकि पार्टनर में वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी इंडिविजुअल, और वर्ड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट में कल हमने क्या पढ़ा था सर? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एलएलपी इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड किसको? कॉर्पोरेशन, सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है सर, पार्टनर कोई भी बन सकता है। पार्टनर कंपनी भी, फॉरेन कंपनी भी, एलएलपी भी, फॉरेन एलएलपी भी, क्योंकि ये सबके सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। हमारे लिए पार्टनर होने का मतलब पर्सन होना, पर्सन होना मतलब नेचुरल होना या आर्टिफिशियल, दोनों चलेंगे। पार्टनर बन सकते हैं, पढ़िए। यस, एनी इंडिविजुअल, हाँ जी। और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर इन एलएलपी, जिसको ऊपर साइड पे लिख लेना यहाँ पे, कोई कंपनी और एलएलपी भी, कोई कंपनी और एलएलपी भी किसी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है सर, और कुछ नहीं। ये ना जो थिंग्स अपनी हिंदी में लिखते हैं, ये ना आपको थोड़ा बूस्टअप करती हैं लैंग्वेज। जब आप नेक्स्ट टाइम इनको कहीं अब यहाँ से उठाएंगे तो आपको वैसे ही एक पॉइंट अपने आप में याद आएगा कि यहाँ पे सर ने कुछ ऐसा पॉइंट बताया था। क्योंकि नेचुरली 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर है, एज इट इज आपको याद नहीं रहने वाला जो जो टर्मिनोलॉजी मैं बोल चुका। एंड दोबारा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उनको प्ले बैक करें, दोबारा सारा देखें। तो बेटर है मैक्सिमम अपनी नोटिंग एंड ऑल, अंडरलाइन एंड ऑल करते रहिए, जो जो वर्ड्स यहाँ पे याद आते जा रहे। चलिए सर, हाउ एवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर क्या लगाई गई? डिस्क्वालिफिकेशन। इंडिविजुअल के ऊपर क्या लगाई गई? डिस्क्वालिफिकेशन। शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ, क्या लिखा हुआ? बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी, क्या लिखा हुआ है? अनसाउंड माइंड बाय किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन क्या है? फोर्स। मतलब आप अगर इनकैपेसिटी रखते हैं सर, ये सारे के सारे क्या है? इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी में वन ऑफ द पॉइंट क्या है? इफ यू फाउंड टू बी क्या हुए? अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिडिक्शन, वहां की आपको अनसाउंड माइंड का कहा गया है, यू आर नॉट एलिजिबल, आप पार्टनर नहीं बन पाएंगे। या फिर ही इज एन क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, अभी आपको डिस्चार्ज, मुक्त नहीं किया गया, तेरा इंसॉल्वेंसी का मैटर अभी चल रहा है। क्लियर? सरकार ने तुझे बैंक करप्ट क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, बट अभी तक तुझे मुक्त नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं करा, आपने अपनी सिर्फ इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करी है कि मैं कैपेबल नहीं हूं। तो बट डिस्चार्ज कब होंगे? जब बाय द कोर्ट आपकी सारी एसेट्स को बेच बूझ कर, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जब आपको मुक्त कर दिया जाएगा, देन यू विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। बट जब तक बाय कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाता उन सारी रिहाइयों से, तब तक आप क्या रहेंगे? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सर, जब तक आप अनडिस्चार्ज हैं, किसी भी कहीं भी जगह पे आप पार्टनर नहीं बन पाएंगे। तीसरा, ही हैज अप्लाइड फॉर, या फिर मैंने ही अप्लाई करा, किसके लिए? एडजुडिकेशन के लिए, एज एन इंसॉल्वेंट, कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और मेरी एप्लीकेशन अभी क्या है? जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक आप कहीं भी किसी भी केस में पार्टनर नहीं बन सकते। क्लियर? यस प्लीज। द फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी। नंबर 1 इज इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट इंडियंस इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। क्लियर? यस, एलएलपीज कंपनीज इंक्लूडिंग क्या लिखा हुआ है? फॉरेन कंपनीज। एंड ऐसे तो एलएलपी के साथ भी लिख सकते हो फॉरेन एलएलपी।
क्लियर? चलिए लिखा हुआ आगे, फॉरेन एलएलपी और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, क्योंकि फॉरेन एलएलपी तो वो होगी ना जिसकी बिजनेस प्लेस कहां पे होगी, इंडिया में। बट मान लो कोई आउटसाइड, बिजनेस प्लेस यहां नहीं है, आउटसाइड ही बनी हुई है, बट वो अपना स्टेक कहां पे लेना चाहती है, इस एलएलपी के अंदर, क्या वो पार्टनर बन पाएगी? यस, क्लियर? यस। या कोई फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कॉर्पोरेशन सोल, ये कभी भी एलएलपी की पार्टनर नहीं बन पाएंगी। क्यों? ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आती। क्लियर सर? इन केस ऑफ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक इन द एलएलपी बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा? बाय पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई बाहर का पर्सन, अदर देन, किनको छोड़ के, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? इन्वेस्टिंग ऑन अ, जो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे, नॉन रिपेट्रिएशन मतलब वो पैसा इंडिया में रहेगा, जो रिपेट्रिएशन होती है मतलब वो अपना पैसा यहां इन्वेस्ट करके वापस बाहर लेके जाएंगे। सर उनकी बात नहीं कर रहा, इनका जो पैसा यहां लगाएगा वो यहीं रहेगा, क्योंकि वो नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे है, इनको छोड़ो। बाकी कोई फॉरेन नेशनल अगर इंडिया में एलएलपी में स्टेक तो लेकर आएगा, पैसा तो लगाएगा ना। सर अगर वो पैसा लेकर आएंगे तो वो क्या काउंट होगा? तो एफडीआई का कंप्लायंस भी तो आपको करना पड़ेगा। FDI compliances shall have to be undertaken by the, किसके द्वारा? LLP in which such investment is made। तो आपको इस केस में क्या करना होगा सर? FDI compliances करते हुए, जो FEMA एक्ट के अकॉर्डिंग टू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग टू, सर जितना पैसा इंडिया में फॉल करेगा तो आपको ये FDI के compliances करवाने पड़ेंगे इन कंसल्टेशन विद द RBI, जो भी वहां पे जैसे गिवन हो। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी, एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट कितने सर? 2 पार्टनर्स। यस, इफ एट एनी टाइम, प्रोविजन पढ़ो क्या थी सर? इफ एट एनी टाइम, अगर वो reduce हो जाएंगे अगर स्टैट्यूटरी लिमिट, अच्छा 2 पार्टनर्स क्या है? स्टैट्यूटरी लिमिट। सर कभी अगर बाय चांस आप इस स्टैट्यूटरी लिमिट से क्या चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं, एंड मोर देन 6 मंथ्स आपको हो चुके हैं कंटिन्यू करते हुए, 6 महीने का टाइम तो मैंने भी दिया था, बट एक सिंगल पर्सन ही एलएलपी जुड़ा रहा है, और 6 महीने से क्या हो चुके, ज्यादा, तो जितने कॉन्ट्रैक्ट, जितनी लाइबिलिटीज 6 महीने के बाद, 6 महीने कब से? जब से लिमिट क्या हुई है, डाउन, वहां से अगर 6 महीने प्लस हो चुके और सिंगल पर्सन ही उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, दैट मींस लाइबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, दैट ओनली पर्सन विल बी क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि आपने क्या करा है, ब्रीच करा है स्टैट्यूटरी लिमिट का। पढ़िए, इफ एट एनी टाइम, हाँ जी, the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on business after those 6 months, after those 6 months, after those 6 months and has the knowledge of the fact, या तो क्या तुझे पता नहीं है? तुझे भी तो पता है कम से कम स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 2 है। आप अकेले ही एलएलपी को रन कर रहे हैं, कैरीज ऑन बिजनेस कर रहे हैं, सर you will be liable, you will be personally liable, simple सी बात, clear, of the fact that it is carrying on business with him alone, shall be liable, क्या लिखा हुआ है, personally for the obligation of the LLP incurred during that period, during that period मतलब after 6 months, आफ्टर 6 मंथ्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी लाइबिलिटीज वगैरह इंकर होंगी एलएलपी के नाम से, उन सारी लाइबिलिटीज के लिए कौन लायबल होगा? वो दैट अलोन पर्सन, जो सिंगल पर्सन ही बिना स्टैट्यूटरी लिमिट को पूरा करे हुए एलएलपी को रन करी जा रहा है, ये उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट, आजकल इसके रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, क्योंकि पहले थोड़ी सी क्लैरिटी इस पॉइंट में नहीं थी। अब इन्होंने आईसीए ने बड़ा क्लियर शब्दों में कह दिया, हमें तो इंडिविजुअल चाहिए जी, इंडिविजुअल वो खुद हो या बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव हो, चलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट का। अब जैसे मैं नॉर्मली कहूं एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, क्या एलएलपी बना सकती? कैसे पार्टनर हो सकती हैं, बट डीपी होने के लिए कम से कम 2 कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल्स, पर यहां तो तीनों बॉडी कॉर्पोरेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे,
जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पढ़िए, यस एवरी एलएलपी शैल हैव, हाँ जी, at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India, बिल्कुल, provided if in LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate at least 2 individuals who are the partners of such LLP or nominees of, क्या लिखा हुआ है, such body corporates shall act as a, क्या, designated. Next is, yes, LLP has, example, LLP has 3 partners, one individual that is Mr. X and 2 body corporate with Mrs. XYZ Limited and Mrs. ABC Limited. in this case Mr. X and one nominee of body corporate shall be, क्या माना जाएगा, designated partner. बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले इस पॉइंट को लेकर ना बड़ी क्लियरली कहीं चीज नहीं लिखी हुई थी। लास्ट टू लास्ट फाउंडेशन में भी ये एक दो डाउट अराइज हुए थे, बट अब आईसीए ने वेरी वेरी क्लियरली अपना मेंशन कर दिया कि हाँ सर, नॉमिनीज बॉडी कॉर्पोरेट के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर, यस एग्जांपल, एलएलपी बाय द नेम, तीनों ही मतलब SMY LLP, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड, YI लिमिटेड। क्लियर, एज देयर इज नो इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, पर 3 कंपनीज पार्टनर तो बन सकती हैं। क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती हैं? कंपनी नहीं, कंपनी के नॉमिनीज। क्लियर, सो नॉमिनीज ऑफ एनी 2 सेट बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लियर, हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो पॉइंट है क्यों लाया गया कि सर देखो, मैनेजमेंट करने के लिए हमने सारे पार्टनर्स को एलिजिबल कर दी। हर पार्टनर एलएलपी में मैनेजमेंट कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है, बट फॉर द कंप्लायंसेस के लिए लायबल हमेशा कौन होंगे? डेजिग्नेटेड। क्लियर, यस, रेजिडेंट इन इंडिया अब टर्म चेंज कर दी गई है, जहां पे पहले 182 डेज हुआ करता था, अब यहाँ पे 120 डेज ऑलमोस्ट सब जगह कर दिया गया है। 120 डेज ड्यूरिंग दी, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर, यस प्लीज, और 120 डेज एट लीस्ट है, नॉट लेस देन, एट लीस्ट। चलिए एग्जांपल 5, यस देयर इज LLP by name of Indian Helicopters, LLP having 5 partners, namely Mr. A, non-resident, Mr. B, non-resident, मिस सी रेजिडेंट, मिस डी रेजिडेंट एंड मिस ई रेजिडेंट। क्लियर, सो ये 5 पर्सन है अपने आप में, जिनमें से 2 मेल 3 फीमेल, 2 रेजिडेंट 3, तो 2 नॉन रेजिडेंट 3 रेजिडेंट। इन दिस केस एट लीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज, क्या हो जाने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर, बट वन ऑफ देम मस्ट बी, क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं जी मिस्टर ए मिस्टर बी को रख लेते हैं, नहीं, दोनों में से एक और बाकी 3 में से एक, ये पर्पस को क्या करेगा, सर्व करेगा। बट मिस्टर ए एंड बी को डेजिग्नेटेड रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट, एक का रेजिडेंट होना जरूरी। यस, वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट ऑफ सी डी एंड। चलिए, यस, इफ दी, हाँ जी, incorporation document specifies who are to be designated partner, such person shall be designated partners on incorporation. बिल्कुल सर, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपके डीपीज कौन होंगे, तो वही डीपी माने जाएंगे। और स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द एलएलपी इज टू बी, क्या होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन एवरी पार्टनर शेल बी, क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। एनी पार्टनर में बिकम, यस प्लीज, a designated partner by and in accordance with the LLP agreement, and a partner may cease to be a designated partner in तुम्हारा बनना और तुम्हारा हटना दोनों ही किसके द्वारा डिसाइडेड होगा, एलएलपी एक्ट। ऐसा नहीं है मन मर्जी के अकॉर्डिंग कल से जवाब दे दोगे या कल से बन जाओगे, ये काम नहीं है। बाय एलएलपी एग्रीमेंट आपको डीपी बनाया जाएगा या डीपी हटाया जाएगा। आगे, यस, एन इंडिविजुअल shall not become a designated partner in any LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed. प्रायर कंसेंट किसको देना, एलएल, अरे डायरेक्टर से भी तो कंसेंट लेते हो, तो डीपी से भी क्या लोगे, कंसेंट लोगे राइटिंग में कि हाँ आप विलिंग हैं टू एक्ट एज अ डीपी इन द एलएलपी। क्लियर, मैनर एंड फॉर्म हम आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, उस फॉर्म में अपनी ये कंसेंट क्या करिएगा, प्रोवाइड करिएगा। ओके, एवरी एलएलपी शेल फाइल with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as a designated partner in such form and manner as may be prescribed within 30 days. एक चीज बता, ऊपर वाला सेकंड पॉइंट कौन सा था, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, या सेकंड पॉइंट सॉरी, जहां पे डीपी बाय इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट थी, यहां डीपी कौन है, बाय अपॉइंटमेंट। ठीक है ना सर,
देखो अगर तो बाय इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट थे तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो वैसे ही चला गया था किसके पास, आरओसी के पास, उसको पता लग गया था। बट अगर बाद में कोई प्लस माइनस होगा तो आपको अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी ना, फिर उसके केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। क्लियर, क्योंकि ये मेथड कौन सा चल रहा है, बाय अपॉइंटमेंट। जब से उसने प्रायर कंसेंट दी, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट आप ये प्रायर कंसेंट साथ में अटैच करते हुए आरओसी को कम्युनिकेट कर दो कि हमारा डीपी ये होगा। समझो ना हर चीज में, मतलब इनमें ना कंटेंट बढ़ाया गया है। मैं लिटरली मॉड्यूल आपका पहले स्टडी कर रहा था, ईच एंड एवरी पेज मैंने पहले उसको चेकआउट करा है, बस उसका देखना फर्क है आपका और मेरा। क्लियर, की एक स्क्रीनिंग सी करी कि कहाँ कहाँ पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं, सेक्शंस में क्या लिखा हुआ, बट मीनिंग उनका बिल्कुल क्या है, सिंपल। क्लियर, चलिए, सो इसको आप कह सकते हैं कि कंसेंट फाइलिंग विद द आरओसी। क्लियर, सो पॉइंट शॉर्ट वर्ड्स लिखते जाइए। कंसेंट फाइलिंग किसके साथ, विद आरओसी। क्लियर, विद इन को बॉक्स कर लीजिए, विद इन कितने दिन में, 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जब से उसको अपॉइंट किया। यस, एन इंडिविजुअल, हाँ जी, eligible to be a designated partner shall satisfy such conditions and requirements as may be prescribed. एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल ऑब्टेन अ डी पिन। जैसे डायरेक्टर का डिन नंबर होता है, इनका डी पिन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविजन 153 से लेके 159 तक जो डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल होती हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल ऑल्सो अप्लाई म्यूटेटिस एंड म्यूटेंडिस। इसको लिख, जो डायरेक्टर्स पे, सेक्शन का नाम ऐसे लिख के ना एरो डाल के, जो डायरेक्टर्स पे प्रोविजन एप्लीकेबल होती हैं वो सेम डीपीज पे भी एप्लीकेबल होंगी, वो सेम डीपीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। हाँ जी बताइए, डन, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट इज लायबिलिटीज ऑफ, वर्ड पढ़िए, हाँ जी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। हाँ जी, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन द एक्ट, कुछ अलग से एक्ट में लिखा हो तो अलग बात है, हमारे अकॉर्डिंग सेक्शन का कहना ये क्या, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी, हमारे अकॉर्डिंग तो सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, डीपी। कहीं मना करा हो तो अलग बात है, कहीं कुछ और लिखा हो तो अलग बात है। यस, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी, जैसे एक एलएलपी के द्वारा होने चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई रिटर्न, कोई स्टेटमेंट, कोई लाइक रिपोर्ट, परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जैसा एक्ट में लिखा गया ना वैसा करवाना किसकी जिम्मेवारी है, डीपी। उसको वैसे किसी एक्ट में माफ कर दिया हो, किसी सेक्शन में माफ कर दिया हो, अलग बात है। मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरे लिए पहला एलएलपी में पहला रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम बेशक कह लो जी यहाँ पे तो मैनेजमेंट में सारे ही कौन है, सारी पार्टनर्स हैं, होंगे, बट कंप्लायंसेस के लिए कौन लायबल होगा, हमेशा डीपी। आगे बढ़िए, यस, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एलएलपी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड लाइबल टू, क्या लिखा हुआ है, जैसे कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है, डायरेक्टर्स, सेम यहाँ पे एलएलपी एंड कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लियर, imposed on the liability to, sorry, liable to all the penalty, जितनी भी imposed किस पे होंगी, एलएलपी पे, फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोस प्रोविजन। सो इट्स नॉट सो इजी कि आप किसी के डीपी बन गए तो मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है, बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं। क्लियर, चलिए, चेंज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर, सिंपल सर, अगर कभी आप चेंज करना भी चाहो ठीक है जी, अपनी कंसेंट वापस ले लो आप किसी और को, बट मिनिमम हर बार 2 तो होने चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट तो बेसिक है ना। क्लियर, यस, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप may appoint a designated partner within 30 days of a vacancy arising for any reason and provision of subsection 4 and subsection 5 of section 7 shall apply in respect of such new designated partner provided that if, अब पहले जाके चेक कर सेक्शन 7 की सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 क्या थी, वो कंसेंट वाली, देख जाके दोबारा, कंसेंट वाली थी ना, पता भी तो होना चाहिए, यहाँ पे नंबर लिख के चला गया, मेरे को पता ही नहीं क्या है। चेक करा करो कि कौन से सेक्शन की कौन सी प्रोविजन की बात कर रहा है, वो कौन सी होंगी, पक्का कंसेंट वाली होंगी, कि उनसे क्या लो, प्रायर कंसेंट लो।
और कंसेंट उसकी फाइल करो विद द नेचुरली, अगला छोड़ के चला गया, मेरा प्रोसीजर तो वहीं का वहीं है। नए वाले से प्रायर कंसेंट लो, कंसेंट लेने के बाद उसकी 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर आरओसी को क्या कर दो, कन्वे कर दो कि हमने अब नया डीपी ये रख लिया। ओके, यस, एंड प्रोवाइडेड दैट, हाँ जी, that if no designated partner is appointed or if at any time there is only one designated partner, मेन पॉइंट नया कभी सुना नहीं होगा आपने, देन हर पार्टनर, अगर ये रिड्यूस्ड बिलो 2 हो गया, अगर ये रिड्यूस्ड बिलो क्या हो गया 2, देन ईच पार्टनर विल बी क्या माना जाएगा, सबको उठा लेंगे अगर कल को गलती निकली तो। बेटर है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, 2 डीपीज तो कम से कम हमेशा। देखो जी, अगर तो पूरा साल तुम्हारे 2 रहेंगे, हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, इन 2 को करेंगे। पर अगर कभी वैकेंसी अराइज हुई, तुमने नया रखा नहीं, सिंगल डीपी था, तुम टोटल पार्टनर कितने थे 4, चारों के चारों क्या माने जाओगे, डीपी माने जाओगे। तो बेटर है कि रिक्वायरमेंट को क्या रखना, पूरी रखना, समझे ना। तो इसको साइड पे हिंदी पे लिख ले, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर कभी, इंग्लिश में नहीं हिंदी में, अगर कभी डीपी 2 से कम हुए, अगर कभी डीपी 2 से कम हुए एंड नए को अपॉइंट नहीं किया, एंड नए को अपॉइंट नहीं किया, देन सभी पार्टनर्स डीपी माने जाएंगे, देन सभी पार्टनर्स डीपी माने जाएंगे। सभी पार्टनर्स डीपी माने जाएंगे, डन। चलिए सर, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। पहले तो सेक्शन 7 क्या था, 7 था अपॉइंटमेंट ऑफ डीपी, 9 क्या था, चेंज। ये 8 तो लाइबिलिटी के रिगार्डिंग था ना, कुछ थोड़े बहुत सेक्शन ना धीरे धीरे याद भी होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि पेनल्टी में यूज करेगा ना। सर अगर पहला है कि तुमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावीन करा, मीनिंग दैट क्या था कि नंबर ऑफ डीपी आर लेस देन कितने हैं 2, और नन ऑफ द डीपी इज क्या है, मान लो दोनों कौन रख लिए, नॉन रेजिडेंट, तूने सेक्शन 7 तो नॉन कंप्लाई कर दिया। देन एलएलपी एंड इट्स, अब कौन आ गया, एवरी पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज कितनी, 10,000 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 1,100 per day subject to maximum 1 lakh for LLP and 50,000 for every partner। क्लियर, मतलब क्या था, पहला बेसिक रिक्वायरमेंट सेक्शन चेंज नहीं कह रहा मैं, सेक्शन 7 डीपी ही अपॉइंट नहीं करे, या अपॉइंट करे कौन से करे, दोनों एनआर कर लिए, तेरा सेक्शन तो गया ना। तो अल्टीमेटली मिनिमम पेनल्टी किस पे, कंपनी पे, कंपनी सॉरी कंपनी क्या गया, एलएलपी, एलएलपी एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर, शॉर्ट कर लेना साइड पे, एवरी पार्टनर पे मिनिमम, मिनिमम कितनी लगेगी 10,000 एंड वो तो कंटिन्यू है ना, तो एंड वर्ड यूज करूंगा, 100 पर डे, 100 पर डे। एलएलपी पे मैक्सिमम कितनी 1 लाख, एंड पार्टनर पे मैक्सिमम कितनी 50,000, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, अब आती है बात सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4, चेक कर जाके कौन सा था, दैट इज फेलियर टू फाइल द कंसेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट, वो 30 दिन वाला, कि 30 दिन के अंदर तुमने उसकी प्रायर कंसेंट जो ली थी वो आपने फाइल नहीं करवाई विद द रजिस्ट्रार। सर यहां पे हाफ ऑफ कर दें, चेक कर, हाफ ऑफ कर दें, मैक्सिमम मिनिमम पेनल्टी 5, 100 पर डे, और मैक्सिमम 50,000 फॉर कंपनी, सॉरी फॉर एलएलपी, एंड 25,000 फॉर एवरी। अब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे डीपी, वहां पे था डीपीज नहीं थे, अब डीपी हैं बट उनकी कंसेंट फाइल नहीं करी, तो यहाँ पे पार्टनर की जगह वर्ड कौन आ गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर, चलिए सेक्शन 7 का सबसेक्शन 5 या सेक्शन 9, पहले तो सेक्शन 7 का 5, एंड इंडिविजुअल जो वो रिक्वायरमेंट्स वाली, कि उसको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी ना कि बनने के लिए, तो अगर सेक्शन 7 का सबसेक्शन 5 या सेक्शन 9 चेंज इन द डीपीएस, the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of rupees 10,000 in case of continuing, ये तो बिल्कुल सेम है जी, पहले वाली वही सेम आ गई,
समझे ना पॉइंट? तो अल्टीमेट कुछ पेनल्टीज हैं जो जितनी याद हो पाए उतना जरूर करिएगा, बट पर्टिकुलरली याद हो ऐसा कोई फोकस मत करिए, क्योंकि एट द स्पॉट कोई ना कोई स्किप तो हो ही जाती है इतनी सारी फिगर्स में से। तो बेटर है कि जस्ट एक बार स्क्रीनिंग करी, शॉर्ट वर्ड में लिखा, याद रखने की कोशिश की। क्लियर? चलिए, मेन टॉपिक इज इनकॉर्पोरेशन पे आइए सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हाँ जी, पढ़ो। The most important document needed for registration is the incorporation document. For a LLP to be incorporated, two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to earn profit shall subscribe their name to an incorporation document. अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये एग्रीमेंट नहीं होता, ये एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट बाद में बनेगा। पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मींस जो ये फॉर्म नंबर 1, 2 जो दिए होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि उस फॉर्म नंबर 1 पे अपने प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया वगैरह लिखो। जब रजिस्टर्ड हो जाती है ना एलएलपी, फिर एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। टू बाय द नेम पहले एग्रीमेंट बना के बैठ जाएगा, कल को रजिस्ट्रार ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो, वो नाम अवेलेबल ना हुआ तो, पहले इनकॉर्पोरेशन करवाओ। जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर एग्रीमेंट बनाइए। इसके केस में रिवर्स काम है, कंपनी की तरह नहीं कि मेमोरेंडम एंड एओए पहले, फिर उनका तो फिक्स है ना, उनका तो मेमोरेंडम भी फिक्स है, आर्टिकल भी फिक्स है, तो जस्ट नेम करेगा वहां पे। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल होगा, फिर कभी बाद में जाके एलएलपी एग्रीमेंट क्या करेंगे, फाइल करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद। पढ़िए, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be filed in such manner and with such fee as may be prescribed with the registrar of state in which the registered office of the LLP is to be situated. सेम कंपनी वाला काम, जिस स्टेट में आपका क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, समझे वर्ड? स्टेट मतलब उस जुरिडिक्शन वाला होगा, तो आरओसी उस जुरिडिक्शन वाले को आपका क्या होगा, ये जाएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रोसेस्ड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली बाय द रजिस्ट्रार। सीआरसी सेंटर इनके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जस्ट आपको अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, सिचुएटेड। क्लियर? यस। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, मतलब पहला तो क्या था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। नंबर 2 स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। सर कंपनी में भी आपने वेरियस स्टेटमेंट्स डिक्लेरेशन साथ में लगवाई थी, इसमें भी लगेंगी क्या? देयर शैल बी, यस प्लीज, filed along with the incorporation document, a statement in the prescribed form made by either and advocate, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन दी, मतलब प्रोफेशनल की, किसकी सर, प्रोफेशनल की साथ में क्या जाएगी सर, एक स्टेटमेंट जाएगी बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब बाय वन सब्सक्राइबर, कम से कम सब्सक्राइबर कौन, वो तुम्हारा पार्टनर या डीपी जो भी बनेगा। दैट ऑल द, किसके बारे में, किसके बारे में, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट मींस LLP एक्ट की रिक्वायरमेंट्स एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैज बीन कंप्लाइड विद एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल। सिंपल कि सारे के सारे कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग टू ये इनकॉर्पोरेशन करवाई जा रही है, इसके बारे में आपका एक सब्सक्राइबर जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेगा एंड एक प्रोफेशनल इसके बारे में क्या करे, स्टेटमेंट प्रोवाइड करे। क्लियर? नेक्स्ट इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल, हाँ जी, ये आगे तेरे वेरियस मैटर्स, क्या क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक इन्फो इन किसमें, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। पढ़िए, यस प्लीज, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट shall be in form as may be prescribed. आगे ना वर्ड फॉर्म में होगा, तो मैंने पहले कहा था ये एग्रीमेंट नहीं है, ये फॉर्म है एक। स्टेट द नेम ऑफ LLP, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ LLP, स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन जो पार्टनर होंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच पर्सन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन जो कंसर्निंग द प्रपोज्ड LLP होंगी एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी डिस्क्लोजर्स जाएंगे। ओके, इफ अ पर्सन, अब बात आती है, तुम कौन सा कोई बहुत सच्चे हो, क्या पता कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दो। पढ़िए, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट, जो कि ऊपर डिस्कस की जा रही है, विच ही नोज टू बी, जो गलत है, या डज नॉट बिलीव टू बी, मतलब तुझे पता है कि वो सच नहीं है, शेल बी पनिशेबल, पेनल्टी फॉर, किसके लिए,
फॉल्स डिक्लेरेशन के नाम से तेरे पे क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम 2 साल की सजा, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, कम से कम 10,000, बट विच में एक्सटेंड टू कहां तक, 5 लाख। इनकी जो इच्छा होगी रजिस्ट्रार आप पे वो क्या लगाएगा, पेनल्टी एप्लीकेबल करेगा। तो सोच समझ के ये स्टेटमेंट क्या करिएगा, प्रोवाइड करिए। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन बाय, यस प्लीज, क्या लिखा हुआ जी, रजिस्ट्रेशन। सर ये बाय रजिस्ट्रेशन ही तो हो रही है इनकॉर्पोरेशन, पढ़िए। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स, पढ़ो, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स imposed by clauses B and C of subsection 1 of पढ़ो ऊपर, section 11 सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी एंड सी, जाओ बैक ऊपर सेक्शन 11 में, कौन कौन से की बात कर रहे हैं, सेक्शन 11 में क्लॉज बी एंड सी ना, बी कौन सा था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना, सी कौन सा था, स्टेटमेंट फाइल करना। इसको लिख ले भाई साहब, दोबारा याद नहीं आएगा। बी कौन सा था, आईएनसी डॉक्यूमेंट, एंड सी कौन सा था, स्टेटमेंट फाइल। क्लियर, ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 11 हैव बीन, क्या कर दी गई, complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, clear, unless मतलब जब तक वो फॉर्म एंड ऑल, वही पॉइंट की बात कर रहे हैं, नहीं कंप्लाई करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 14 days रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट की एलएलपी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन। क्लियर, सो नेक्स्ट इज, अब आती है बात, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, हाँ जी, deliver under clause C of subsection 1 of section 11 as sufficient evidence that the requirement, कौन सी स्टेटमेंट, जो वो प्रोफेशनल और वो एक सब्सक्राइबर ने दी थी, उसको ये क्या मान लेगा, एक सफिशिएंट एविडेंस, कि मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल ने डिक्लेरेशन दे तो दी, स्टेटमेंट लिख के तो दी है, दैट द रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय, देख कितनी बड़ी पावर। अगला फ्री माइंड होके जब मर्जी साइन करके दे दे, कल को कमी निकलेगी भी तो किसको उठा लेंगे, प्रोफेशनल को, जिसने स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि इसमें पावर लिखी हुई है। और ऊपर ये भी कहा था, स्टेटमेंट अगर कल को झूठी निकली, फॉल्स निकली, क्लियर, तो उसकी पेनल्टी भी आपके ऊपर क्या होगी, एप्लीकेबल। इसीलिए प्रोफेशनल कोई पंगे नहीं लेंगे। आगे, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, अब ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये सेक्शन कौन सा है, ये इसी की बात कर रहा है, 12 की, जो अभी ऊपर पहले पॉइंट में सर्टिफिकेट नहीं देकर आया, ये वाला, कहीं आप इसको दोबारा पिछले में ले जाओ, ध्यान रखो यहाँ पे, क्लियर, क्या, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज, क्या होगा, ऑफिशियल। नेक्स्ट इज, एंड सर्टिफिकेट ही अपने आप में क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस की एलएलपी इस नाम से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। क्लियर, चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर, सिंपल सेक्शन है, पढ़िए, एवरी एलएलपी shall have a registered office to which all communications and notices may be addressed and where they shall be received. बिल्कुल, a document may be served on LLP or a partner or DP thereof by sending it by post under a certificate of posting, या registered post करवा दो, या any other manner as may be prescribed, कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे सर्व करवा दो, वो ऑटोमेटिकली सर्व्ड माना जाएगा, या फिर कोई एनी अदर एड्रेस, अगर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय, किसके द्वारा है, जैसे होता नहीं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप अलग से देते हो, अगर आपसे पूछता वो कि आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या सेम है, अगर टिक करते हो तो वही आपका कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस बन जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। नहीं तो पहली प्रायोरिटी आरओ, पहली प्रायोरिटी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही ये नोटिस कम्युनिकेशन जाएंगे। अगर कोई अलग से आपने मेंशन कर रखा है तो हम उस पे अपने ये नोटिस कम्युनिकेशन आपको क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ओके, यस प्लीज, एलएलपी में चेंज, हाँ जी, the place of its registered office and file a notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to conditions as may be prescribed, and any change shall take effect only upon such filing, बिना रजिस्टर्ड करवाए। एक बात बता, रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब ही क्या कि जो रजिस्टर्ड है विद द आरओसी, कल को चेंज करना है करिए, बट आरओ जो चेंज करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस जब चेंज करेंगे
तो उसका कम्युनिकेशन, उसका नोटिस फाइल करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार जब तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता, नहीं देता तेरे को सर्टिफिकेट उसका जो भी है क्लियर, तब तक ये अपने आप में इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। आगे, यस, इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, जो कि ऊपर आपने एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शेल बी पनिशेबल माने जाएंगे कितने, 500 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 50 है। क्लियर? चलिए यहां तक सर एक बार फटाफट फटाफट, वैसे तो इफेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं, इफेक्ट पढ़िए जी। सेल्फ, सर एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? जो एलएलपी के फीचर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? ये काफी जगह पूछा गया, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट बताओ। इफेक्ट क्या है सर, जो उसके फीचर गिना रहे थे वो सारे फीचर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए यहां तक स्क्रीन करिए, एंड नेक्स्ट हम फिर नेम के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, सेक्शन 15। डू इट फास्ट, 5 मिनट लीजिए, इफेक्टिवली अपने पेजेस स्क्रॉल करिए, इतना भी फास्ट चल के कोई फायदा नहीं है। क्लियर? इजी है वो अलग बात है, बट साथ के साथ इसको आप भी खत्म करते रहिए। यस प्लीज। सो नेक्स्ट ऑन सेक्शन जो हमारे पास आता है दैट इज सेक्शन 15, नेम के रिगार्डिंग। क्योंकि सर आपने बैकग्राउंड अभी वर्ड यूज किया था कि सर्टिफिकेट अगर आरओसी के द्वारा आपको इशू कर दिया गया, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपकी एलएलपी उस नाम से क्या मानी जाती है, इनकॉर्पोरेटेड मानी जाती है। तो पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द नेम क्या कोई मतलब प्रॉब्लम्स अकर होती हैं? यस। पहली बात, एलएलपी जो आपकी है ये सेंट्रल यूनियन लेवल पे क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, ना कि स्टेट लेवल पे। क्लियर? सो योर नेम मस्ट हैव यूनिकनेस, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे कंपनी का प्रोसीजर था ना, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट किस पे है, एलएलपी। सर आपको भी अपना नाम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले रिजर्व करवाना पड़ेगा। अगर अवेलेबल होगा कि ऑल ओवर द इंडिया वो किसी से मैच नहीं करता, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर नहीं है, या कोई ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग टू वो नहीं दिक्कत क्रिएट करता, तो इन दैट केस हम आपको क्या कर देंगे, वो नाम रिजर्व कर देंगे। क्लियर? आप उस नाम से अपनी एलएलपी क्या करवा लीजिए, इनकॉर्पोरेट करवा लीजिए, बट उसके अलावा मतलब नहीं बनता, सेम नेम तो मतलब ही नहीं है। पढ़िए, एवरी एलएलपी, पहली बात सर आपको जो वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी अपने नाम के साथ हमेशा, पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी या एक्रोनियम वर्ड क्या, एलएलपी, आपको यूज करना क्या है, जरूरी। ये तुम्हारे नेम का पार्ट है। जैसे कंपनी के केस में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इनके केस में एक्रोनियम क्या चलता है, मोस्टली एलएलपी। पूरा तो कौन लिखता है? क्लियर? यस प्लीज। हाँ जी, एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम। हाँ जी, नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्या है,
अनडिजायरेबल, जैसे वो कंपनीज के रूल पढ़े थे आपने, रूल 8(8)A 8B, क्या वो अनडिजायरेबल, आइडेंटिकल एंड ऑल, क्लियर, या आइडेंटिकल और इवन वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिजेंबल भी करता हुआ ना तो भी नहीं करेंगे, टू नियरली रिजेंबल टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी, इधर एक वाइडर स्कोप, कल्ला दूसरी एलएलपी से मैच करता नहीं, एलएलपी और अ कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन। अब सर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो एक फर्म भी ले सकती है, एक प्रोप्राइटरशिप भी ले सकती है। अब तेरा ऑल ओवर इंडिया इनके साथ क्या हो गया, मैच हो गया, कि अल्टीमेटली सर किसी के साथ भी आपका ये नाम मैच नहीं करना चाहिए, दूर दूर तक भी, अगर जरा सा भी मैच करा हमने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देनी है, सर आपको नाम ही नहीं देना, दोबारा रिप्लाई आ जाएगा कि अपना रीसबमिशन करो, नेम दोबारा फाइंड आउट करके हमें रिकमेंड। यस, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो कहानी शुरू होती है सेक्शन 16 से, कि बेटर है कि पहले आप क्या करो, अपना नाम रिजर्व करवा लो, फॉर्म भरोगे एंड ऑल करोगे, पहले चेक कर, पहले क्या कर, नेम रिजर्व कर दो। पढ़िए, अ पर्सन में अप्लाई in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of a name set out in the application as the name of the क्या लिखा हुआ है, the proposed LLP or the name to which LLP proposes to change its maybe existing company नाम चेंज करना चाहे या न्यू LLP बनने टाइम नाम रखना चाहे, तो आपको रन फॉर्म, रन मींस रिजर्व यूनिक नेम, आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। क्लियर, अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, जैसे ही हमारे पास सबसेक्शन 1 की, सबसेक्शन मींस ये वाला ऊपर ऊपर दिए गए सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, अगर हमें वो देते हैं, लाइक आई थिंक सो 200 रुपए समथिंग थी पहले, कंपनी के केस में तो 1000 होती थी, एलएलपी के केस में शायद 200 पता नहीं 300 रुपए थी, चेंज होती रहती है अपने अकॉर्डिंग टू। क्लियर, द रजिस्ट्रार में इफ ही इज क्या है, सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय किसके अकॉर्डिंग, कल तेरी सेटिस्फेक्शन नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग भी चेक करते हुए, दैट द नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट वन, वो नहीं है, विच में भी क्या किया जाए, रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15, जो ऊपर आपने पढ़ा था, कौन से वाला, सबसेक्शन 2 कौन सा, ये वाला, कि ऐसा कोई मुझे नहीं लगा, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग भी चेकआउट करा है, मुझे क्राइटेरिया अपने आप में सही मिला है, वट एवर बी द केस, मुझे ऐसा नहीं लगा, देन मैं आपका वो नाम रिजर्व कर दूंगा फॉर अ पीरियड ऑफ, यहां खुला टाइम, कंपनीज में कितना था, कंपनीज में कितना था, 60 डेज, बताओ 60 डेज और 20 डेज, सर फॉर द न्यू कंपनी के लिए 20 डेज एंड फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 60 डेज। क्लियर, और यहां पे बाय डिफॉल्ट पहले ही कितना टाइम दे दिया, 3 महीने आपको दे दिया, एलएलपी है ही कितनी है, समझे ना, तो इसीलिए हमने टाइम भी क्या कर दिया, काफी ज्यादा दे दिया, कि 3 महीने के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो। 3 महीने तो कहाँ, आप तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही तैयार रखते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल भी नेचुरली, प्रोफेशनल और किस काम का, काम खत्म कर पैसे ले, बात खत्म, 3 महीने तक थोड़ी वेट करेंगे अपन। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, हाँ जी, notwithstanding anything contained in section 15 मतलब सर तेरे सेक्शन 15-16 में जो मर्जी लिखा हो, ये सेक्शन उसको क्या करेगा, ओवरराइड। क्लियर, इफ थ्रू इनएडवर्टेंस का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस, ओवरलुकिंग, गलती से, वट जो भी है। क्लियर, और अदरवाइज एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, कोई भी कारण था, मन करे एग्जिस्टिंग एलएलपी आई थी या मन करे न्यू एलएलपी आई थी, रजिस्टर्ड हो गई एक ऐसे नाम से जो कि क्या है, आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल टू किसको, एनी अदर एलएलपी और a registered trademark of a proprietor under the Trademarks Act 1999, कहीं भी अगर वो फंस गया, as likely to be क्या मानकर, मिस्टेकन अपनी गलती मानते हुए, then on application of such LLP or proprietor रेफर टू इन क्लॉज ए एंड बी, जो भी मेरे पास आए होंगे, मे बी कंपनी आई हो, मे बी वो प्रोप्राइटर आया हो, मे बी कोई दूसरी एलएलपी उठकर आई हो, कि सर ये एलएलपी का नाम आपने गलत दे दिया, ये एलएलपी का नाम आपने क्या दे दिया, आइडेंटिकल दे दिया, या क्या दे दिया, टू नियरली रिजेंबल्स दे दिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, मेन पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट may direct such LLP to change its name or new name within a period of कितने 3 months from the date of
इशू ऑफ सच डायरेक्शन 3 महीने के अंदर, मतलब सर ऑर्डर सीजी ऑर्डर टू रेक्टिफाई द नेम ऑफ LLP विद इन कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। बट कारण क्या था? कारण क्या था कि आपका नाम आइडेंटिकल या रिजेंबल कर गया किसके साथ? किसी दूसरी LLP के साथ, कंपनी के साथ, या कोई ट्रेडमार्क एक्ट के। क्लियर? तो जो भी मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आएगा, और सबसे खतरनाक तो एक और है कि प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला, जब से तुम्हारी LLP बनी है ना, जब से तुम्हारी LLP बनी है, वहां से 3 साल तक एप्लीकेशन रख करने का क्या रखता है? राइट रखता है। ये और भी खतरनाक है। अब 3 साल में मैं सारा सेटअप कर चुका, साले ने पहले कभी एप्लीकेशन करी नहीं, 2 साल 2.5 साल हो गए, अब एप्लीकेशन डाल दी कि ये तो ट्रेडमार्क में क्या है जी, मेरे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। अब क्या करें सर? सीजी तो ऑटोमेटिकली किसकी सुनेगा? उस प्रोप्राइटर की सुनेगा ना, ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग। यस, प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within a period of 3 years from date of incorporation or registration. बट उसके बाद नहीं सर, उसके बाद नहीं। 3 साल अगर हो चुके इनकॉर्पोरेशन से या न्यू नेम से, 2 केस है ना, इनकॉर्पोरेशन से या न्यू नेम से 3 साल अगर निकल चुके, 3 साल के अंदर उस ट्रेडमार्क वाले ने एप्लीकेशन सीजी को नहीं डाली नाम चेंज करवाने की, फिर नहीं वो कर पाएगा। फिर मेरी चलेगी, फिर मेरी LLP ही चलेगी। कल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो करे, हम क्या करें? 3 साल का टाइम दे दिया, ये थोड़ी जिंदगी भर तेरे को कह देंगे कि जब मर्जी उठ के एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट डाल दे। 3 साल का टाइम दिया, तो अगर तुझे लगता है कि तेरा नाम टू नियरली रिजेंबल करता है, तो इमीडिएटली जब भी आपको पता लगे, बट विद इन 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच LLP, दैट LLP और विद द न्यू नेम, जो भी केस है। क्लियर? बट उसके बाद नहीं चलेगा आगे। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन होनी नहीं चाहिए ना अभी सेक्शन नहीं, ड्यू टू इन एडवर्टेंस, वर्ड पढ़ो ना क्या लिखा हो। तो उसमें LLP की गलती LLP की ना हो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि गलती किसकी थी। मैंने उसको वर्ड क्या बोला? लाइकली टू बी क्या, कि सर गलती होने के चांस हो सकते हैं, हमसे पहले हो गई, हमसे पहले ड्यू टू वर्ड क्या बोला मैंने? इन एडवर्टेंस, और क्या लिखा हुआ है तेरे सेक्शन 15-16 में? जो मर्जी लिखा हो। पहले तो मैंने कोशिश करी, मैंने चेक करा, उस टाइम मुझे नहीं लगा, रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड था कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बट बाद में मैं कह रहा हूं ड्यू टू इन एडवर्टेंस हो गया। अब सरकार अपनी गलती थोड़ी मानेगी कभी, वो तो क्या कहेगी, हम तो आपको रेक्टिफाई करने का ऑर्डर दे रहे हैं कि इसको चेंज करो, जैसे मर्जी करो, 3 महीने का टाइम दिया। क्लियर? यस प्लीज। इन एडवर्टेंस का मतलब ही क्या है? हो गया सर, फिर क्या करें? रजिस्ट्रार गलती थोड़ी मानेगा, आपको चेंज करने का क्या दे देगा? ऑर्डर दे देगा। ये चीज आगे पढ़िए। व्हेन एन LLP changes its name or obtains a new name, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice of change to registrar along with the order of the CG. अब ये सारा मैटर किसके साथ चल रहा था? CG और LLP के बीच में, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया था? CG ने। ये बात किसको नहीं पता होगी? उसको बताना तो पड़ेगा। तो कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू द किसको? रजिस्ट्रार along with the order of सेंट्रल गवर्नमेंट who shall carry out necessary changes in the किसमें? ठीक है सर, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा विद इन 30 days ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सच LLP shall change इट्स, क्या लिखा हुआ है? सारा कुछ चेंज होगा ना। नाम चेंज हुआ, किसके कहने पे हुआ? CG के। ये बात किसको नहीं पता थी? कब बताओगे? चेंज करने के विद इन 15 days अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑर्डर। क्योंकि बताऊंगा तो सही क्यों चेंज करा। वो क्या कहेगा रजिस्ट्रार की, तुमने ऐसे कैसे चेंज कर लिया मेरे से बिना पूछे? मैं कहा जी आप छोड़ो, आपके बड़े जो हैं घर में, क्लियर, CG ने कहा था तो हमें क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा, अदरवाइज हम नहीं कर रहे थे। कहता चलो ठीक है, चलो आपने ऑर्डर दे दिया तो मैं उसको रजिस्टर्ड कर दूंगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दूंगा, और जब से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया जाएगा, वहां से 30 days के अंदर तेरा LLP एग्रीमेंट भी तो चेंज होगा, नए नाम से एग्रीमेंट बनेगा। आगे, इफ द LLP, हाँ जी, isn't default in complying with any direction given under subsection 1, the CG shall allot a new name to the LLP and the registrar shall enter the new name in the register of LLP. ये सेम प्रोविजन वहां भी थी कंपनीज में, कि मेरी डायरेक्शंस अगर तुमने नहीं मानी, रेक्टिफिकेशन डिट्टो कॉन्सेप्ट है।
बस टाइम लिमिट्स का फर्क है। उसने भी क्या कहा था, उसने तो ये भी लिखा होता कि तेरा नाम कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाम आपको अलॉट कर देगा, और वो नाम रजिस्ट्रार फिर क्या कर देगा, चढ़ा देगा, उस नाम से तेरा पक्का नामकरण हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद तुम चेंज करते रहियो। क्लियर, बट एक बार के लिए, यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट, क्या लिखा हुआ है, न्यू नेम टू द LLP and the registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक बार तेरा नामकरण कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, हमें करना पड़ा। क्यों? तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो पर्टिकुलरली सब्सीक्वेंटली आप चेंज करते रहना, मैंने वो राइट्स आपके नहीं छीने, वो राइट्स आपके आपके पास हैं। क्लियर, चलिए स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, ये देख पढ़ो। पहले क्या होता है, देन फॉर्म, ई फॉर्म कौन सा, फिलिप, फिलिप फॉर्म होता है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, क्या लिखा हुआ है, न्यू LLP कंटेन्स द डिटेल ऑफ प्रपोज्ड LLP, डिटेल ऑफ पार्टनर्स DP एंड देयर कंसेंट। जब ये भी हो जाए, देन फाइनली क्या बनता है, एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट, जो कि ई फॉर्म नंबर किस में जाता है, 3 में, विद इन 30 डेज ऑफ कहां से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। क्लियर, सो दीज आर द स्टेप्स जो वन बाय वन वहां पे टेकअप की जाती है। लो जी, यहां तक फटाफट एक बार चेकआउट करिए, देन पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस के बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ, हाँ 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 पहले भी सेम, हाँ, पहले भी ये थे। हमेशा रन फॉर्म पहले अप्लाई होगा, देन फिलिप फॉर्म जाएगा, फिर आफ्टर दैट कौन सा जाएगा, LLP एग्रीमेंट फाइल होगा। देखिए फास्ट, के अकॉर्डिंग तो प्राइवेट एप्लीकेशन देना 3 इयर्स की रिजर्व कर दिया कि विद इन 3 इयर्स तक भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। हाँ, यहाँ जब ऐसा से, नहीं जब से उसका नाम किसी दूसरी LLP से वो क्या करता है, मैच करता है, हाँ, और अगर कोई और कंपनी या एलएलपी दे उनका इमीडिएटली, इमीडिएटली जब वो नोटिस देंगे, उनका कोई टाइम लिमिट वाला सीन नहीं। पहले तो ऐसे चांस ही बड़े कम होते हैं इन एडवर्टेंस, क्योंकि थोड़ी बहुत जो रह जाती है ना, वो ट्रेडमार्क एक्ट वाले में रह जाती है। क्योंकि जो LLP, वो तो मेरे पोर्टल पे पड़ी सारी कंपनियां, सारी कंपनीज और सारे LLP कहाँ पड़ी है, मेरे पोर्टल पे पड़ी है, मैं तो सर्च कर ही लूंगा। कहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है, वो ट्रेडमार्क एक्ट वाले से रह जाती है, कि दुनिया भर में कौन प्रोप्राइटर किस नाम से ट्रेडमार्क लेके बैठा है। समझे ना, अब अपने वाले ट्रेडमार्क में भी दिक्कत आ रही है, SD वर्ड। अब अपना बेशक SD कॉमर्स करियर है, ट्रेडमार्क मैंने अप्लाई करा हुआ है, वर्ड मार्क उसका अप्लाई करा हुआ है, SD दुनिया भर में बहुत है। कोई डिवाइस है, कोई क्या है, कोई क्या है, अलग अलग नाम से। हमने कहा जी हमारा एजुकेशनल है, एजुकेशनल के नाम से बथेरे हैं। कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग में है, कोई कौन सी ट्रेनिंग में है, अलग अलग नाम से। रजिस्ट्रार ने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया। हियरिंग हुई, माना नहीं। अब दोबारा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ कि जी हमारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये एविडेंसेस हमारे हैं, कब से चल रही है, तो जाके अगला रजिस्टर्ड करेगा, नहीं थोड़ी करेगा ये चीज। करिए फास्ट।
हाँ जी, हो गया। बताइए सर, चलिए आगे। चलिए, पार्टनर्स एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है देयर, रिलेशंस। यस प्लीज। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर। एक पार्टनर बनने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, या आगे कभी पार्टनर बनना है तो बाय एलएलपी एग्रीमेंट। क्लियर, पढ़िए। यस, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, हाँ जी, The person who subscribed their name to the incorporation document shall be its partner, and any other person may become a partner of the LLP इन अकॉर्डेंस विद द इसके अकॉर्डिंग एलएलपी। मतलब मोड ही दो हैं, वन इज बाय इनकॉर्पोरेशन या नंबर टू बाय एग्रीमेंट। क्लियर के थ्रू आप क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। नाउ सर, पार्टनर्स का रिलेशन क्या है? कहते हैं जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। ये लॉ इफेक्टिव रहेगा, यही उसका मीनिंग है। अदरवाइज कुछ और प्रोवाइड किया जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे अकॉर्डिंग तो ये रिलेशन है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। क्लियर, बाय दिस एक्ट the mutual rights and duties of the partner of the LLP and the mutual rights and duties of the LLP and its partners, clear, yes, shall be governed by किसके द्वारा, the LLP agreement between, किनके बीच में, partners, और between the LLP and its partners। ठीक है, जिनका एग्रीमेंट खुद तय करेगा। और अगर बाय चांस इनका कोई एग्रीमेंट अगर नहीं भी है तो हमारा शेड्यूल तो है ही है। हमारा शेड्यूल तो उसके बारे में प्रिस्क्राइब करेगा ही करेगा ना, वो तो हमने पहले ही आपको डिटरमिन किया हुआ है कि वो हमने चीज इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सच, देन उस केस में सर हमारा फर्स्ट शेड्यूल तो उसके बारे में बताएगा बताएगा कि फर्स्ट शेड्यूल में वो राइट्स, म्यूचुअल ड्यूटीज क्या करी हुई है, प्रिस्क्राइब करी हुई है। बट द एलएलपी एग्रीमेंट, हाँ जी, and any changes, if any, made therein shall be filed with the registrar in such form and manner एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। वो तो मैंने पहले कहा था कि सर एलएलपी एग्रीमेंट आपका फाइल होगा। ये किसकी बात कर रहा है, वो तेरे फॉर्म नंबर कौन सा था, 3 था ना, ई फॉर्म 3 में एलएलपी एग्रीमेंट ही गया था। क्लियर, और कल को अगर इस एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंज करोगे तो वो भी तो फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट इन, किसमें, made before the incorporation of a LLP between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligation on the, क्या लिखा हुआ है, LLP, provided such agreement is ratified by, क्या होना चाहिए, all the partners after the incorporation of LLP। मान लो बिफोर आपने पहले कोई ऑब्लिगेशंस अगर डाले भी होंगे एलएलपी पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अल्टीमेटली तुम पार्टनर्स के कारण ही वो क्या बन रही है, एलएलपी। तो अगर कोई ऑब्लिगेशन आपस में आपने डिसाइड करे होंगे, क्लियर, बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी उनको क्या कर लीजिएगा, रेटिफाई कर लीजिएगा, सारे पार्टनर अडॉप्ट कर लीजिएगा, वो अपने आप में ऑब्लिगेशन क्या माने जाएंगे, प्रॉपर माने जाएंगे। क्लियर। और रही बात अगर तुम्हारे बीच में कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइडेड नहीं है, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे मेंशन्ड है, वही आपके ऊपर क्या किए जाएंगे, एप्लीकेबल किए जाएंगे। नाउ द मेन इज रिलेशन, तो चलो हमने क्लियर कर लिया कि रिलेशन तो हम बाय इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या बाय एग्रीमेंट खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे, नहीं होगा तो अल्टीमेट फर्स्ट शेड्यूल तो गिवन है। बट सर सिसेशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मेरा पार्टनरशिप इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट नॉट न्यूमेरिकल वाला, मेरा इंटरेस्ट मतलब मेरी उनके साथ लगाव जो भी है, मेरा पार्टनरशिप इंटरेस्ट कब सीज हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। क्लियर, पढ़िए, अ पर्सन में सीज to be a partner of a LLP in accordance with an agreement with the other partner, and in the absence of agreement with the other partner as to cessation of being a partner बाय गिविंग। देखो जी, पहले तो या तो आपने कोई एग्रीमेंट बनाया होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है, आप अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या करना चाहते हैं, सीज करना चाहते हैं, तो बाय गिविंग क्या लिखा हुआ है, नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन कितना, 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner। अपना रेजिग्नेशन नोटिस, 30 डेज का नोटिस, 30 डेज का रिटर्न नोटिस सारे पार्टनर्स को क्या कर दीजिए, प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर, यस, अ पार्टनर शेल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। देखो एक मोड तो अलग था ऊपर, पहले वाले में मोड क्या था, नंबर 1 इज बाय एग्रीमेंट, नंबर 2 बाय रिटर्न नोटिस, नंबर 3 ऑन हिज, क्या लिखा हुआ है, डेथ, और अगर एलएलपी ही डिसॉल्व कर गई या उस पर्सन की ही डेथ हो गई तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीज
हो जाएगा। इस केस में कोई नोटिस एंड ऑल कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर अब डेथ के केस में नोटिस देके मरेगा क्या? उस केस में तो नेचुरली बाय नेचुरली आप क्या हो जाएंगे सर? सीज हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट खत्म। आगे, यस, इफ ही इज डिक्लेयर टू बी, मतलब वो तुमने कुछ क्या पढ़ी थी, डिस्क्वालिफिकेशन। जिस दिन, देखो, पार्टनर बनने से पहले नहीं होनी चाहिए एंड बाद में भी। अगर बाद में करी तो उसी दिन से तेरा पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पार्टनर बनने के लायक नहीं। क्लियर? सो इसको लिख ले, अगर कभी पार्टनर ने अगर कभी पार्टनर ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली, अगर कभी पार्टनर ने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली, देन वो सीजेस टू बी पार्टनर हो जाएगा। देन वो सीजेस टू बी पार्टनर हो जाएगा। देन वो सीजेस टू बी पार्टनर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज वेयर अ पर्सन, हाँ जी, has ceased to be a ये partner. ध्यान से पढ़ना, ये ध्यान से पढ़ना। वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ, क्या है मतलब? एग्जांपल ले लो, मिस्टर डी। मिस्टर डी क्या हो गया? सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी हो गया। डन। हियर इन आफ्टर रेफर टू एस, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर मींस पहले वाला, पुराना। क्लियर? द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज, क्या लिखा हुआ है? स्टिल बीइंग अ क्या? ऑफ द एलएलपी। हम तो आज भी इसको मानेंगे। इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द, अब किसी लोगों को क्या पता कि अल्टीमेट आप उस फर्म में हो या नहीं हो। तुम कह रहे हो जी मैं तो सीजिस टू बी पार्टनर हो चुका, बट आज भी तेरे नाम पे तो डीलिंगें चल रही हैं। जैसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर चला जाए कोई रौला थोड़ी है। उसको तो पहले नहीं जनता जानती थी, आज भी नहीं जानती। जिसको जानती थी, जिसके साथ एक्टिव डीलिंग्स होती थी, जो डे टू डे पार्टिसिपेट करता था, अगर वो फॉर्मर पार्टनर जा रहा है तो आई थिंक सो आपको नोटिस वगैरह देके जाना चाहिए था। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, एक्टिव पार्टनर को रिटायर करने के लिए नोटिस देना, पब्लिक नोटिस देना जरूर। क्योंकि लोगों में आज भी तेरा नाम चल रहा है भाई। अनलेस अनलेस सर, मतलब हम तो तुझे आज भी मानेंगे क्या? पार्टनर। अनलेस, अगर द पर्सन हैज क्या? अब ये पर्सन कौन है? थर्ड पार्टी। इसको वर्ड लिखिए यहाँ पे, क्या? थर्ड पार्टी। द पर्सन हैज क्या? नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर क्या हो चुका? सीज हो चुका टू बी पार्टनर ऑफ द एल। हाँ देख, फिर तेरी कोई लायबिलिटी नहीं, फिर तेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? उस पर्सन को पता है, थर्ड पार्टी को पता है कि आई नो मोर बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब जो मर्जी करता रहे, फिर मुझे क्यों तुम पार्टनर मानोगे भाई? बट भाई साहब, अगर आज भी जनता में तेरा नाम जा रहा है, तेरे कारण वो लोग एलएलपी से क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता कि तुम इसके पार्टनर नहीं रहे, यू विल बी काउंटेड एज पार्टनर। समझे ना? क्योंकि लोगों में आज भी तेरा नाम जा रहा है। हाँ, अगर उनको पता है, अनलेस छोड़ो परे, फिर तो उनको पता तो है। एंड या और, नोटिस दैट, यस पढ़िए, नोटिस दैट, हाँ जी, The former partner has ceased to be a partner of the LLP has been delivered to the registrar. रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस जा चुका कि आई नो मोर टू बी अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म, कि मैं इस एलएलपी का नो मोर पार्टनर नहीं हूं। क्लियर? मतलब मैं सीज कर चुका हूं। दोनों में से कुछ भी हो, फिर तुझे फिर तुझे हम क्या नहीं मानेंगे? पार्टनर आज भी नहीं मानेंगे। नहीं तो जब तक ये दोनों सीन अगर नहीं होते, तू आज भी क्या माना जाएगा? पार्टनर माना जाएगा, और कल को लायबल भी होगा। तो बेटर है जैसे ही आप अपना सीज करते हैं फर्म से, पहला काम क्या करो? नोटिस दो। किसको दो? रजिस्ट्रार। ताकि कल को कोई भी जना खना पर्सन उठ के मेरे को लायबल, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ यू विल बी काउंटेड एज, यू विल बी ट्रीटेड एज स्टिल पार्टनर ऑफ द। चलिए, द सिसेशन ऑफ अ पार्टनर from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or the other partner or to any other person which he incurred while being a partner. टिल डेट, मतलब सर टिल टिल ही टिल ही वॉज टिल ही वॉज क्या था? ही वॉज अ पार्टनर। जब तक वो क्या था? पार्टनर। उन सारी लाइबिलिटीज के लिए वो तो लायबल रहेगा।
हाँ, फ्यूचर के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि वो आज से सीज करा, बट आज तक तो लायबल होगा ना, दैट इज द पॉइंट। कहीं तुम कह दो जी ये तो सीज कर गया, लो ये तो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जो तेरा किया है वो तो तुझे मिलेगा, ऐसा गीता में भी लिखा है, समझे ना। तो वो तो सही है। हाँ, फ्यूचर की गारंटी कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीज है कि फ्यूचर के लिए तुझे लायबल, क्योंकि आज से आप क्या कर गए, सीज, बट टिल डेट तक तो लायबल रहेंगे ना। आगे, यस, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement. हम्म The former partner or a person entitled to his share in consequences हम्म of the death or अच्छा, insolvency. या तो उसको, या अगर वो डेथ वाला केस हुआ है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर इंसॉल्वेंसी का केस हुआ है तो ऑफिशियल असाइनी को, जो भी पर्सन होंगे, shall be entitled to receive from the LLP। बट एक वर्ड पढ़ रहे हो बीच में, unless otherwise। आपका कुछ अलग से मेंशन्ड है तो हमें नहीं पता। लॉ के मुताबिक, लॉ के मुताबिक मैंने क्या कहा था, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन अ, मैंने एलएलपी एग्रीमेंट हर एक का थोड़ी पढ़ा है कि तुमने मैनर क्या डिसाइड किया हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी सी बात की तो थी। मान लो तुमने डिफरेंट मैनर प्रेस्क्राइब कर रखा हो तो लॉ बीच में थोड़ी आएगा, क्योंकि लॉ ने पहले वर्ड क्या बोल दिया, अनलेस। ऐसा अगर नहीं है तो मेरा जो कहना है ना, उस फॉर्मर पार्टनर को, या डेथ का केस है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंसी का केस है तो उसका ऑफिशियल असाइनी को, एलएलपी से क्या मिलेगा, एक तो एन अमाउंट इक्वल टू जितनी उसकी क्या थी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर जो एक्चुअली मेड टू द क्या थी, एलएलपी, एंड हिज राइट टू क्या लिखा हुआ है, शेयर इन दी, किसमें, जो भी उसका प्रॉफिट्स वगैरह में हिस्सा बनता होगा सर, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लॉसेस वगैरह काट कर, खर्चे खुर्चे काट कर, जो भी डिटरमिन होगा एज द डेट द फॉर्मर पार्टनर, जिस दिन क्या हुआ, मान लो सीज किस दिन हुआ, 30 जून को, 30 जून को उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, जो भी बनता है उसकी कैपिटल सने उसका हिस्सा, उसको क्या कर देंगे, पे आउट कर देंगे। बाकी तुमने क्या डिसाइड करा हुआ है, तुम्हारा क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर वो वैसा ही चलेगा जैसा तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा होगा। आगे, फॉर्मर पार्टनर, यस प्लीज। Or a person entitled to his share in consequences of the death or insolvency of a former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. बिल्कुल सर, कोई इंटरफेरेंस करने का तेरे को राइट नहीं है भाई, समझे ना पॉइंट, ना तुझे, फॉर्मर पार्टनर को। नेचुरली सर उसके बाद क्यों दखलंदाजी करेगा, तेरा हिस्सा जो बनता अगले ने दे तो दिया, या दे देंगे, कल को तुझे कोई मतलब नहीं है कि उस मैनेजमेंट में जाके तू क्या करे, इंटरफेयर करे, समझे ना। इस, और वो भी किसके कारण, कि मुझे इसका हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा तो दे देंगे जो बनेगा। ये थोड़ी कि रोज आके यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, किसी तरह की इंटरफेरेंस फिर आपको अलाउड, क्योंकि आप सिसेशन कर चुके सर, आप सीज कर चुके, आप अब हमारी एलएलपी का पार्टनर नहीं। क्लियर, नेक्स्ट इज, बाकी सर अब इतना बड़ा चेंज हुआ है, ये चेंज रजिस्टर्ड भी तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो फायदा क्या। आज भी अकाउंट में तो किसका नाम बोल रहा होगा, सारे पार्टनर्स का, बताना भी तो जरूरी है। और नोटिस वैसे उसने भी दिया होगा शायद, सीज करने वाले ने, और वो दे ना दे तो, समझ रहा पॉइंट, कुछ जरूरी थोड़ा है कि अगला नोटिस देगा ही देगा, मन करे अगला फिर बाद में भी बेनिफिट खाना चाह रहा हो तो, पर मैं खाने नहीं दूंगा। फिर एलएलपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस बात की, कि तुम ये चेंज क्या करवाओ, रजिस्टर्ड करवाओ, कि सर अब वो हमारी फर्म का पार्टनर नहीं रहा। पढ़िए, एवरी पार्टनर shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days of such मतलब change. पार्टनर, पार्टनर किसको बताएगा, एलएलपी को, कितने में, विद इन 15 days ऑफ चेंज। कोई भी चेंज अगर हैपन होगा, ये नोटिस किसको देंगे, ये नोटिस किसको देंगे, एलएलपी को। ये शॉर्ट वर्ड्स बना लेना, नेक्स्ट वन आपके लिए इजी बन जाएगा। देन सर, देन एलएलपी क्या करेगी, एलएलपी शेल, वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी, आया या गया, बिकम्स और सीजेस टू बी, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर, फाइल अ क्या है, नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन, आगे एलएलपी इसको, आरओसी को, विद इन नोटिस, नोटिस विद इन 30 days ऑफ चेंज, ऑफ चेंज लिख दो सिंपल वर्ड, कि जब से वो बना या जब से वो सीज किया। एंड वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि
पार्टनर चेंज नहीं हुआ, पार्टनर का नाम पता सेम चीज, 30 days ऑफ सच चेंज। क्लियर? पार्टनर का नाम पता। क्लियर? या पार्टनर का कोई नाम या पता चेंज हुआ तो भी, ये भी तो अपने आप में चेंज है, ये भी तो अपने आप में चेंजेस में काउंट होगा, ये भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अ नोटिस फाइल्ड विद द, किसके पास? अंडर सबसेक्शन कौन सा? 2 कौन सा था? एलएलपी। किसको दे रही थी? आरओसी को। शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज में बी। फ्री में तो आरओसी क्या काम करेगा? कोई भी नहीं करेगा, साथ में मांगेगा। शैल बी साइंड बाय बेंचेस, किसके द्वारा? ऐसे ही नोटिस नहीं जाएगा, डीपिन के द्वारा। क्लियर? डीपी के द्वारा ऑफ द एलएलपी एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इफ इट रिलेट्स टू अ तो भाई साहब उसकी कंसेंट लेटर, खुद भी वर्ड आ रहे हैं ना साथ में कि नेचुरली इनकमिंग है, इनकमिंग पार्टनर के केस में क्या लेगा? उसकी कंसेंट लेटर, साथ में वो लगा दो। शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसेंट्स टू अ becoming a partner signed by किसके द्वारा? him and authenticated in the manner as may be prescribed. Clear? Yes, if the LLP contravenes, देखो जी, अगर सबसेक्शन 2 कौन सा था? जो किसने देना था? LLP ने किसको देना था? अगर इसने वो नहीं दिया, देन LLP एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि LLP कल ही नहीं, उसकी जगह DP भी बीच में आएंगे, क्योंकि क्या कहा था कि अगर कोई कंप्लायंस पूरा नहीं हुआ तो कौन लायबल होंगे? DPs ऑफ द LLP शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज। और अगर किसी पार्टनर ने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन कौन सा था? पार्टनर 2 किसको? LLP, इन्होंने नोटिस नहीं दिया तो उस पार्टनर पे 10,000 की पेनल्टी। एंड तीसरा सबसेक्शन 3 कौन सा था? LLP टू ROC, यही था, LLP टू ROC। यस, एनी पर्सन, हाँ जी, who ceases to be a partner of a LLP may himself file with the registrar the notice referred to in subsection 3. जो देना किसको चाहिए था? LLP को, ROC को। LLP ने दिया नहीं तो भाई उसने नहीं दिया, तुम करवा लेते। कहते जी बट लॉ में लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 में कि पार्टनर किसको देगा? LLP को। LLP किसको देगी? अगर वो नहीं कर रहा तो कहते फिर हमने पावर ये भी तो लिखी है सबसेक्शन 6 में। क्या पावर लिखी है? कि अगर वो सबसेक्शन 3 वाले नहीं कर रहे तो आ जाता मेरे पास। पर इफ ही हैज रीजनेबल कॉज, किस बात का? कि LLP नहीं फाइल करेगी, मैंने LLP को दे दिया, सबसेक्शन 1 मैंने पूरा करा, LLP नहीं फाइल करेगी। आगे, हाँ जी, to believe that the LLP may not file the notice with the registrar, and in case of any such notice filed by a partner, the registrar shall obtain a confirmation. और मेरे पास आया कौन? अब तू आ गया, वो पार्टनर डायरेक्टली आ गया कि मेरा नाम दर्ज करो जी, मैं सीज टू बी पार्टनर हो गया, या मैं पार्टनर बिकम हो गया, कुछ भी है किसी तरह का। क्या मैं उस पार्टनर के कहने पे, उस बंदे के कहने पे मैं रजिस्टर कर दूंगा? मैं किससे कंफर्म करूंगा? ऑब्टेन अ कंफर्मेशन। क्लियर सर? आरओसी, आरओसी क्या? LLP से कंफर्म करेगा, कंफर्म करेगा। क्लियर? अनलेस LLP हैज आल्सो फाइल्ड सच नोटिस, अगर इतने में मान लो उन्हीं का नोटिस आ गया फिर तो छोड़ो परे, नहीं तो ड्यूटी किसकी थी? LLP की। आया कौन? पार्टनर, मैं उसके कहने पे थोड़ी रजिस्टर्ड कर दूंगा, मेरा तो एविडेंशियल रिकॉर्ड है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा। किससे? LLP से। बता भाई, तेरा ये पर्सन आया, ये कह रहा है मैं सीजीज टू बी पार्टनर हो गया, क्या ये बात सच है? या इस डेट से पार्टनर बन गया, क्या ये बात सच है? अगर रिप्लाई करा तो ठीक, अगर मान लो 15 दिन में कोई रिप्लाई, मैंने रजिस्टर करके परा कर देना, सिंपल सी बात। डीम्ड एक्सेप्टेंस जिसको वर्ड बोलते हैं, या नॉन ऑब्जेक्टेड। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय, किसके द्वारा? कितने दिन में? अब ये थोड़ी है तुम वहां पे नखरे करोगे, आरओसी तेरे से कुछ पूछ रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है, तुम वहां पे कर नहीं रहे, अगले ने क्या करना है? शेल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ सीजिंग टू बी अ, क्या लिखा हुआ है? समझे ना पॉइंट? मैंने तो उसका नोटिस क्या कर देना, रजिस्टर्ड, एंड उसी दिन से वो क्या हो जाएगा? सीज्ड माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज एक्सटेंट एंड, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है? लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP एंड वर्ड है पार्टनर्स। यस, पहली बात पार्टनर एज क्या लिखा हुआ है? बट सर एजेंट ऑफ किसका?
LLP ओनली, मैं दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं. Every partner of LLP is for the purpose of business of LLP the agent of किसका? LLP. But not of other partners. Here आपके पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ LLP के एजेंट्स हैं, ना कि दूसरे पार्टनर्स के. आगे सर फिर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी क्या आती है जी, पढ़िए. ये सेक्शन 27. हाँ जी. LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if किसी का कुछ भी किया हुआ मेरे पे थोड़ी आएगा. मैं तो LLP वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई दूसरे पार्टनर पे नहीं आएगा. इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज, क्या लिखा हुआ है, no जिस बंदे ने वो काम करा, मिसकंडक्ट करा, वो तो उस काम के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है. सर द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर दी, क्या लिखा हुआ है, LLP इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट. पहली बात LLP साफ मना कर रही है, मैं लायबल नहीं हूंगा, मेरे पे ना आ जाना, जिसने करा उसको पकड़ो. कहते क्यों? अब ये किसी को पता थोड़ी होगा कि वो बंदा ऑथराइज था या नहीं. कहते दूसरी कंडीशन पढ़ ले, मैंने कब मना करा कि मैं लायबल नहीं होऊंगा. एंड द थर्ड पार्टी knows that he has no authority or does not know or believe him to be, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर ऑफ दी LLP. अब अल्टीमेटली यहां पे मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी. ये तुम लोगों की मिली भगत है जो भी है, समझे ना, कि थर्ड पर्सन को पता था इस चीज के बारे में कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसको पता था कि अल्टीमेट ये पार्टनर नहीं है, तो अल्टीमेट सर गलती किसकी है? आपकी गलती है जी, हमारी नहीं है. LLP इन दैट केस अपने आप में लायबल नहीं होगी, क्योंकि मेरे ओर से वो ऑथराइज नहीं था और थर्ड पार्टी को इस बात के बारे में पता था. तो सर अल्टीमेटली हमारे लिए LLP के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है. क्लियर? जैसे द LLP इज लायबल, हाँ जी, if a partner of the LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in course of the business of अगला LLP. गलती करे LLP लायबल होगी, बट कौन सी गलती? इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए और विद इन इट्स क्या अथॉरिटी. हाँ करे जी, सदके करे, कोई दिक्कत नहीं, लायबिलिटी आएगी LLP झेलेगी, जो लॉस आएगा हम झेलेंगे, कोई नहीं, जिसके पैसे देने पड़े हम देंगे. पर हमारा पर्सन सही है ना. क्यों सही है? क्योंकि उसने विद इन अथॉरिटी काम करा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करा. एक बात बता, बिजनेस में बैठे हो हमेशा प्रॉफिट होंगे, लॉसेस भी हो सकते हैं. अब ये थोड़ी प्रॉफिट होंगे तो सारे खाएंगे, लॉसेस होंगे तो अपने अपने, फिर ऐसे काम थोड़ी चलेंगे. हाँ ठीक है सर, लॉसेस हो सकते हैं, मिसकंडक्ट कभी कभी हो जाता है, बट क्या वो मिसकंडक्ट तूने जानबूझ के करा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, विद इन इट्स अथॉरिटी था, लॉस हो गया, कोई नहीं सर, LLP इस लॉस को क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, हम पैसा भरेंगे, पर हमारे पार्टनर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं. बट अगर ये अथॉराइज नहीं होता ना, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना होता, मैं पीछे हट जाता, इसको आगे कर देता, कर बात भाई, तूने ये एक्टिविटी करी है, कर बात इनसे. पर अगर तूने सही करा, जैसे पेरेंट्स करते, जहां तो साथ देना होगा वहां पे नहीं देंगे, अलग चलते हैं जी बिल्कुल ही. पर वो क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, क्या जो तूने एक्ट करा क्या वो तेरी अथॉरिटी में था, क्या तुझे मैंने अथॉरिटी दी थी वो काम करने के लिए, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था. इफ यस, तू पीछे हट जा, मेरे से बात करो, क्या लेना देना था, कितना नुकसान हो गया, कोई नहीं मैं करूंगा. और मुझे पता ना कि अपना बच्चा सही है, बट अगर मान लो वो ऑथराइज नहीं था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, मैं तो बाजू पकड़ के तेरे को आगे कर दूंगा, कर बात इनसे, आप आराम से मजे लेंगे पीछे बैठे. सेम चीज, सेम LLP पे. आगे चलिए. यस, एन ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP, हाँ जी, whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of the LLP. LLP की लायबिलिटी सिर्फ LLP की ही होती है, पार्टनर्स की नहीं. क्लियर? एंड द लायबिलिटी ऑफ द LLP शैल बी मेट आउट, अगर कभी भी मेट आउट की जाएगी तो प्रॉपर्टी ऑफ LLP से, पर्सनल ब्रिंगिंग कभी भी नहीं होगी. क्लियर? कि तुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी में से कुछ लेकर आना पड़े, ऐसा कोई सीन नहीं है. जो कुछ भी है पर्टिकुलरली आपको LLP में से ही पे आउट करना है, क्योंकि LLP की लायबिलिटी LLP की ही होती, ना कि उसके पार्टनर्स की. हुआ क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, लो लास्ट छोटा सा ये खत्म करो यहां तक, पेज नंबर आज हमारा 23 तक हो जाएगा जी. यस, एक्सटेंट ऑफ, पढ़िए जी. A partner is not personally
liable directly or indirectly for an obligation referred to in subsection 3 of section 27 solely by reason of being a क्या पार्ट, क्योंकि तुम तो एलएलपी के पार्टनर हो। हाँ, फिर ऊपर जाके पढ़ भी तो लो क्या लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि एलएलपी की लायबिलिटी सिर्फ किसकी है, एलएलपी की, कोई पर्सनल ब्रिंगिंग नहीं होगी। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, हाँ जी, of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect the personal liability। हाँ, पर इतना भी मौज मस्ती में बता जाना कि ऊपर मैंने सबसेक्शन 3 27 के सबसेक्शन 3 में क्या लिख दिया, एलएलपी की लायबिलिटी सिर्फ किसकी है। तुम मिसकंडक्ट करने शुरू कर दो, रॉन्गफुल ओमिशन, रॉन्गफुल एक्ट करने शुरू कर दो। भाई साहब एक चीज समझ लेना, अगर जानबूझ के कुछ भी करोगे ना, वो मैं पहले हट गया था, भूल गया क्या, क्या कहा था कि अगर मैं अथॉरिटी नहीं दे रहा या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम, तुम्हारी पर्सनल लायबिलिटी रहेगी। कहीं तुम कह दो कि ऊपर मैंने 3 में या 1 में पढ़ा था, वहां पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर अथॉरिटी के अंदर होगा या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा देन एलएलपी आगे होगी, नहीं तो अदरवाइज तेरे पे जाएगा वो। पढ़िए, ऑफ द पार्टनर ऑफिस on wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission। आप अपनी गलतियों के जिम्मेवार हैं, किसी दूसरों की गलतियों के जिम्मेवार नहीं। समझे ना, तो ये क्लियर करके चलना किसकी लायबिलिटी कितनी। एलएलपी कितनी अमाउंट के लिए लायबल होगा, पार्टनर एंड पार्टनर। पहली बात तो पार्टनर्स का तो लेना देना है ही, ए बी सी। पहली बात सर, ए बी सी इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या बनाई, एलएलपी। सर एलएलपी कब लायबल होगी, एलएलपी कब लायबल होगी, जब इन तीनों ने जो काम करा, इन तीनों ने जो काम करा विद इन द अथॉरिटी था या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये पर्सनली लायबल कब होंगे और किसके लिए होंगे, कोई विदाउट अथॉरिटी करा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, बट क्या बी के रॉन्गफुल एक्ट के लिए सी लायबल होगा, अपनी अपनी गलतियों, समझे ना, अपनी अपनी गलतियों का आपको अपना अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा, कोई साहब। दैट इज एक्सटेंट ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी ऑफ। क्लियर। चलिए सर, होल्डिंग आउट नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 29 से स्टार्ट करेंगे। सो 23 पेज तक हमारा आज काफी कवरेज हो चुका है। काफी कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा ही एक लेक्चर और बढ़िया मिल जाए, थोड़ा लेंदी मिल जाए, सो वन शॉट में ही, क्योंकि टॉपिक ना याद भी रहते हैं अगर वन शॉट में हो जाए। एंड कंपनीज की तरह इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है, जितनी कंपनीज एक्ट में पूछी जाती हैं यहाँ पे इतनी प्रोविजन नहीं है। पता नहीं क्यों पार्टनरशिप वैसे ही अपने आप में एक ईजी लगता है एज कंपैरिजन टू कंपनी, कि नॉर्मल सी साझेदारी का काम है जी, ठीक है ना, क्या करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपने काफी दफा ये चीजें देखी होंगी। कंपनीज वाली आप अभी एक्सपोजर करोगे तभी उसमें प्रोविजन क्या लगती है, हमेशा नहीं लगती है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर होल्डिंग आउट सेक्शन 29 से ही क्या करेंगे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स अ लॉट।